मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट किया था हमने केमिस्ट्री में, और जिसमें हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशंस को स्टडी किया था। आज हम आपको इसके आगे लेके चलते हैं। मास परसेंटेज कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, ये तीनों कंसंट्रेशन, और इसके बाद एक और ले लीजिए मोलैरिटी। इन चारों में कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, उसको स्टडी हम करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि इन कंसंट्रेशन टर्म्स में कौन कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कौन कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से इन कंसंट्रेशन टर्म्स में किन किन पे इफेक्ट पड़ता है या किन किन पे नहीं पड़ता है, उसको हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज के अंदर W/W लिया जाता है। ठीक इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन में जो है नंबर ऑफ मोल्स लिए जाते हैं N1 प्लस N2, या फिर सॉल्वेंट के मोल लिए जाते हैं नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन N1 प्लस N2। यहां भी कहीं ना कहीं जो है नंबर ऑफ मोल्स का जो रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट या सॉल्यूट के मास से होता है। ठीक उसी तरीके से मोलैलिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और साथ में लेता है मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां मास ऑफ सॉल्वेंट लिया गया है, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, और यहां मास ऑफ द सॉल्यूशन लिया गया है। तो इन सभी डेफिनेशंस के अंदर मास को कंसीडर किया गया है, और मास पर टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज करने का कोई इफेक्ट नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन मास व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेस। लेकिन मोलैरिटी की डेफिनेशन आप देखिए, मोलैरिटी की डेफिनेशन में है कैपिटल M इज इक्वल टू W अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज क्यों कर जाएगा? मान लीजिए एक बीकर लिया आपने और उसके अंदर मान लीजिए शुगर का सॉल्यूशन आपने लिया है या NaCl का सॉल्यूशन लिया है। तो जब आप इसको टेम्परेचर राइज करेंगे, सॉल्यूशन का टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो जो सॉल्यूशन के बीच में, सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होंगी वो वीक पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएंगी, और वो इंक्रीज कर जाएगा। सही है ना? सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और वॉल्यूम के इंक्रीज करने से जो देखिए इस फॉर्मूले के अंदर जो टर्म इंक्रीज कर रही है वो अपॉन में है, तो मोलैरिटी क्या होगी? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/V के। तो यहां क्या होगा? अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी पे टेम्परेचर की इंक्रीज और डिक्रीज करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि मोलैरिटी के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज अगर आप करना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर की इंक्रीज करने से मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है मोलैरिटी। तो हम ये कह सकते हैं मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मोलैरिटी डिक्रीजेज, और एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज मोलैरिटी इंक्रीजेज। आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी टर्म के बारे में। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी का मतलब है घुलनशीलता या विलेयता, यानी कि कहने का मतलब ये है
कि एक डेफिनिट अमाउंट के सॉल्वेंट में, क्योंकि आप लास्ट लेक्चर में पढ़ ही चुके हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम क्या बताएंगे कि एक डेफिनिट अमाउंट का सॉल्वेंट आप लीजिए और उसमें मैक्सिमम कितना अमाउंट किसी सॉल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि डेफिनिट अमाउंट के सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। तो इसको डिफाइन करते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्यूट, the solubility of any solute is defined as the maximum dissolved amount of any solute in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि इसको हमने फिक्स किया हुआ है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये इस तरह से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी बुक का नया टॉपिक हमारे पास है सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, इसको हम स्टडी करने जाएंगे। सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन किस में डिसॉल्व होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि कौन कौन से सॉल्यूट कौन कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और कौन कौन से सॉल्यूट किस किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। वो डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर क्या है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। पोलर सब्सटेंसेस एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस। तो पहले पोलर सब्सटेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl। HCl के केस में क्या है, यहां दो एटम किसी एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में कोवैलेंटली अटैच्ड हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो यहां क्या होगा कि जो कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहां क्या हो जाएगा, एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है। और जहां डाइपोल क्रिएट हो जाए वहां डाइपोल मोमेंट हो जाता है। और जिन भी मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट होता है वो सारे मॉलिक्यूल्स पोलर सब्सटेंसेस कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल्स आप ये भी ले सकते हैं, जैसे NaCl है, आयोनिक कंपाउंड्स ले सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, या वाटर ले सकते हैं, ये सॉल्वेंट का काम करेगा। तो दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं कि पोलर सब्सटेंसेस या पोलर कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जहां पर किसी भी मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट कहां होगा, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाएगा एलिमेंट्स के एटम के अंदर,
इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, तो वहां इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाएंगे और यहाँ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। और जिन मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी होगी, डाइपोल मोमेंट होगा, उन्हें हम बोलेंगे ये पोलर सब्सटेंसेस हैं। ठीक उसी तरीके से नॉन पोलर सब्सटेंसेस में तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? कोवैलेंट नेचर के होते हैं, आर द कोवैलेंट इन नेचर, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। और इनके लिए डाइपोल मोमेंट बहुत ही कम होता है, या फिर जो है जीरो के बराबर होता है। डाइपोल मोमेंट लगभग जीरो के बराबर। तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस वही होंगे जहां डाइपोल क्रिएट ना हो, यहां जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल जीरो के बराबर हो या लगभग जीरो हो, तो उनको हम कहेंगे नॉन पोलर सब्सटेंसेस। या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कोवैलेंट नेचर वाले कंपाउंड्स, उनको नॉन पोलर सब्सटेंसेस बोला जाएगा। जैसे बेंजीन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको आप नॉन पोलर कंपाउंड्स कह सकते हैं, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। आगे चलते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। सॉल्यूट, सॉल्वेंट। अगर आपका सॉल्यूट पोलर नेचर का है और सॉल्वेंट भी पोलर नेचर का है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। इजीली डिसॉल्व। और मान लीजिए अगर कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है और नॉन पोलर ही सॉल्वेंट है, नॉन पोलर ही सॉल्वेंट है, तब भी क्या होगा? इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, इजीली डिसॉल्व। लेकिन अगर कोई पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉट डिसॉल्व और डिसॉल्व इन ए फ्यू अमाउंट। हो सकता है डिसॉल्व ना हो, या हो सकता है बहुत ही कम अमाउंट में डिसॉल्व हो। अगर मान लीजिए नॉन पोलर कोई सॉल्यूट लिया गया है और पोलर सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है बिल्कुल भी डिसॉल्व ना हो, नॉट डिसॉल्व। और हो सकता है कि लिटिल अमाउंट में डिसॉल्व हो, और डिसॉल्व इन ए फ्यू अमाउंट, लिटिल अमाउंट में डिसॉल्व होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मोस्टली एक जनरल कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं कि पोलर का जो इंटरेक्शन होता है वो पोलर के साथ अच्छा होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती हैं वो पोलर के साथ पोलर इंटरेक्शंस करेगा, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ नॉन पोलर की इंटरेक्शंस ज्यादा अच्छी होती हैं। आपने 11th क्लास के चैप्टर में पढ़ा होगा, वान डर वाल फोर्सेस पढ़ी होंगी, जिनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, हिंदी में बोलते हैं इसको अन्योन्य क्रियाएं, पोलर इंटरेक्शंस। तो पोलर पोलर के साथ अच्छा इंटरेक्शन होगा, नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ अच्छा इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शंस अच्छा होगा, दैट मींस कि वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा अगर दोनों सेम नेचर के हैं। पोलर पोलर में डिसॉल्व अच्छे से होगा, नॉन पोलर में अच्छे से डिसॉल्व होगा। कोई पोलर किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में होगा। और अगर कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है और किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगा, और अगर होगा तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में डिसॉल्व होगा। तो जनरल एक बात निकल के आ रही है यहां से
कि लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक मीन्स पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। एक जनरल कॉन्सेप्ट निकल के आया है लाइक डिजॉल्व लाइक। कहने का मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरेक्शंस एक जैसी हैं, यानी कि सॉल्यूट एक तरफ सॉल्वेंट दूसरी तरफ, तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस जिस तरह की होती हैं, अगर उसी तरह की इंटरेक्शंस डिफरेंट टाइप की सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में होंगी, लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो जो इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉलिड पार्टिकल के बीच में थी या सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में थी, वही इंटरेक्शंस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी। यानी कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शंस सिमिलर हो जाएं, तो हम कहेंगे कि कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तब ये कॉन्सेप्ट बनता है लाइक डिसॉल्व लाइक। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि NaCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करें, क्योंकि अगर NaCl को आप देखेंगे Na+ और Cl-, यहां डाइपोल क्रिएट हो रहा है, इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर का फॉर्मूला है HOH, यहां पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो यहां भी ये भी डाइपोल मॉलिक्यूल है और ये भी डाइपोलर मॉलिक्यूल है। और NaCl को जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और NaCl के साथ वाटर का इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस अच्छी होंगी, यानी कि ये NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर हम NaCl को किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि मान लीजिए बेंजीन में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, बेंजीन में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, तो यहां तो पोलर और यहां नॉन पोलर, तो ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। यानी कि NaCl डज नॉट डिसॉल्व इन बेंजीन बट डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू द सिमिलर इंटरेक्शन। सिमिलरली एंथ्रासीन और नेफ्थलीन both are the non-polar molecules, both are the non-polar molecules. So these two organic compounds or non-polar compounds does not dissolve in water, but dissolve in benzene, क्यों? क्योंकि एंथ्रासीन और नेफ्थलीन दोनों नॉन पोलर नेचर के हैं, इसीलिए बेंजीन में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि बेंजीन भी नॉन पोलर नेचर का होता है, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, नोट करिए, आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि सॉलिड सॉल्यूट लिया था हमने, सॉल्यूट कैसा था, सॉलिड, और जो सॉल्वेंट लिया था वो था हमारे पास लिक्विड। और मान लीजिए एक बीकर के अंदर हमने लिया है वाटर सॉल्वेंट, क्या लिया है, वाटर सॉल्वेंट, और इसके अंदर हम शुगर को धीरे धीरे डिसॉल्व करते जा रहे हैं। तो किसी सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने का जो ये प्रोसेस है, इसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन। क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहेंगे। और डिसोल्यूशन जैसे जैसे लगातार बढ़ता चला जाएगा तो सॉल्यूशन के अंदर जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होगा तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जब ये
सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे और कोलाइड करने के बाद ये सेटल डाउन होना शुरू कर देंगे और सॉल्यूशन से सेपरेट आउट होना शुरू कर देंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या है कि किसी सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट को लगातार डिसॉल्व करने का जो ये प्रोसेस है इसको हम डिसोल्यूशन बोलेंगे। डिसोल्यूशन प्रोसेस में लगातार कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करना, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में हो जाएंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा अमाउंट में होने की वजह से ज्यादा कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद वो सॉल्यूशन से सेपरेट आउट होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों सेम हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब सॉल्यूट पार्टिकल और डिसॉल्व नहीं होंगे, यानी कि सॉल्यूशन की जितनी भी सॉल्युबिलिटी थी, जिस सॉल्यूट की जितनी भी सॉल्युबिलिटी थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुकी है डेफिनेट अमाउंट के सॉल्वेंट में। अब ये डिसोल्यूशन का और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस लगातार साथ साथ चलेगा। अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। अगर मान लीजिए और सॉल्यूट डिसॉल्व होता है तो उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो कोलाइड करके क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं व्हेन द रेट ऑफ dissolution, when the rate of dissolution and rate of crystallization becomes equal, then the solution is called in saturation. यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रिवर्सिबल सॉल्यूशन। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात और यहां ध्यान रखनी है कि यहां एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर यहां फिक्स होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे डिसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट अगर सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो सॉल्यूशन जो होगा वो सैचुरेशन की कंडीशन में आ जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रिवर्सिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रिवर्सिबल सॉल्यूशन। यह क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने में क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन का रेट जो है वो सेम है। जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड होके क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। यानी कि होगा क्या, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट इक्वल हो जाएगा। इसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। और जब कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है तो ली चैटलियर ये कहते हैं कि टेम्परेचर के चेंज करने का इफेक्ट
इंक्रीज या डिक्रीज करने का इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिधर टेम्परेचर के इंक्रीज करने के इफेक्ट को कैंसिल किया जा सके। इसका मीनिंग ये है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि अगर सैचुरेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है राइट टू लेफ्ट। सॉल्यूशन के बनने में इस रिएक्शन में अगर मान लीजिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है या डेल्टा एच की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हम यहां कहेंगे कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इस प्रोसेस में आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है इस रिएक्शन के आगे बढ़ने से, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। दैट मीन्स लगातार सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि ये प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक है। और अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक के लिए क्या करेंगे, यहां डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच इज लेस देन 0 हो जाएगा, तब इसको कहेंगे ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंडोथर्मिक का जस्ट अपोजिट है। तो यहां अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ली चैटेलियर ये कहते हैं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है अगर आप इस प्रोसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, अभी बताया गया था, टेम्परेचर के इंक्रीज करने के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन यहां अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने से तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने से यही प्रोसेस एक्सोथर्मिक बन जाएगा। इसीलिए अगर ये आगे की डायरेक्शन में चलने वाली प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है और आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये इस इक्वेशन का, इस प्रोसेस का जो इक्विलिब्रियम है वो बाई तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स सॉल्यूशन से सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यानी कि डिसोल्यूशन कम होगा, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेपरेट आउट होने लगेंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है और अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और यदि आपकी प्रोसेस, आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी का रिलीज होता है और अब अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्यूट का डिसॉल्व होना कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही रखेंगे। और